अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। गुजरात के मौलवी शहर में हुए पुल हादसे में चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह झाला को लापरवाही के इल्ज़ाम में जुमे के रोज़ सस्पेंड कर दिया गया। किसी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ इंतज़ामिया की जानिब से यह पहला बड़ा एक्शन है। गुजरात पुलिस ने जुमेरात को मौरबी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर झाला से 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। गुजरात पुलिस ने मौरबी पुल के रेनोवेशन की जिम्मेदारी दिए गए एग्रीमेंट को लेकर जो वॉच मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है ओरेवा ग्रुप से भी वजाहत मांगी है। इस मामले को लेकर मंगल के रोज हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि ब्रिज के रेनोवेशन की जिम्मेदारी जिस कॉन्ट्रैक्टर को दी गई थी वो इस तरह के काम करने के काबिल नहीं है। गौरतलब है कि मौरबी में मच्छू नदी के ऊपर ब्रिटिश दौर में बना सस्पेंशन ब्रिज इतवार की शाम गिर गया था। इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे। हादसे में मरने वालों में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल थे। इस वाक़े को लेकर पहले ही गुजरात पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुल के टिकट कलेक्टर से लेकर ठेकेदार तक शामिल है। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के खिलाफ IPC की सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब के अमृतसर में जुम्मे के रोज हिंदू लीडर सुधीर सूरी की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। इसके बावजूद उन्हें अमृतसर में गोपाल मंदिर के बाहर 5 गोलियां मारी गई। वो मंदिर के बाहर मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे कत्ल में इस्तेमाल की गई पिस्तल भी बरामद कर ली गई। जिस वक्त सूरी को गोली मारी गई तब उनके साथ कई हामी भी मौजूद थे। फायरिंग के बाद उन्हें जख्मी हालत में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूरी खालिस्तान हामियों के टारगेट पर थे। कुछ वक्त पहले बैरून मुल्क बैठे खालिस्तानी हामियों ने उनके कत्ल की साजिश भी रची थी। इसके बाद ही उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। हमलावर जिस कार से आए थे उसमें खालिस्तानियों का स्टिकर लगा हुआ था। पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम संदीप सिंह सन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दहशतगर्द हमला था या कुछ और, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कत्ल के पीछे कोई तंजीम है या इसकी साजिश रची गई थी, इसकी जांच की जा रही है। संदीप सनी ने 32 बोर के लाइसेंसी पिस्टल के साथ 5 गोलियां चलाई। सूरी को कितनी लगी ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को दिल्ली में फिजाई आलूगी से मुतालिक फौरी कार्रवाई की दरखास्त पर गौर करने पर इत्तेफाक किया। एक वकील ने चीफ जस्टिस UU ललित की सरबराही वाली बेंच के सामने मामला रखा और फौरी समाअत का मुतालबा किया। वकील ने कहा कि पराली जलाने के वाकयात में इजाफे की वजह से दारुल हुकूमत में फिजाई आलूगी शदीद ज़मरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस मामले में मुदाखलत की ज़रूरत है। बेंच ने दरखास्त पर समाअत के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आदाद और शुमार के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात की सुबह हवा के मियार का इंडेक्स 418 यानी AQI 418 रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी के पेश नज़र दारुल हुकूमत में प्राइमरी स्कूल हफ्ते से बंद रहेंगे और ऑड एंड इवन सिस्टम भी नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। जुमे को पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी सिर्फ पंजाब दिल्ली का मसला नहीं है, यह पूरे शुमाली हिंदुस्तान का मसला है। इल्ज़ाम तराशी का खेल बंद किया जाए और इसका हल तलाश करें। आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से बंद रहेंगे और ऑड एंड इवन सिस्टम को भी नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को मुश्तरका मीटिंग करके आलूदगी की वजूहात पर काम करना होगा ताकि पूरे शुमाली हिंदुस्तान को आलूदगी से बचाया जा सके। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत खासकर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर ड्रामेबाजी से काम ले रहे हैं। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकारें, ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है।
इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जब अब लगे हुए इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में और दिल्ली में हमारे पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन। जैसे ही दिल्ली में AQI का लेवल बढ़ता है, दिल्ली से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के बाहर चले जाते हैं। दोनों ही अप्रवासी प्रधानमंत्री और अप्रवासी मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के देश के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब CSE ने जब अपनी स्टडी में बताया कि अक्टूबर के अंत में जो लास्ट वीक में जो स्टडी हुई उसमें दिल्ली में पॉल्यूशन का 33%, 33% कारण लोकल रीजंस है, तो केजरीवाल ने पिछले 8 साल में उन लोकल रीजंस को एड्रेस करने के लिए क्या योजना बनाई? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन के मामले में म्यूजिकल चेयर खेल रही है। कभी वो जो देश के एनवायरमेंट मंत्री है वो केजरीवाल का वीडियो ट्वीट कर देते हैं, कभी केजरीवाल प्रधानमंत्री का वीडियो ट्वीट कर देता है, और इन सब में कौन पिस रहा है? आम दिल्ली वासी, NCR वासी पिस रहे हैं। जब मैं अभी बात कर रहा हूं तब दिल्ली में PM 2.5 का AQI 650 पर है, जिसको बहुत सीवियर माना जाता है। लोग सांस नहीं ले पा रहे, लोगों की आंखें जल रही है। जिस तरह मैं खांस रहा हूं, आधे से ज्यादा दिल्ली वासी खांस रहे हैं। नेबुलाइजर के भरोसे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर केजरीवाल और मोदी सरकार म्यूजिकल चेयर खेल रही है। मैं मांग करता हूं कि जब केजरीवाल ने रेस्पॉन्सिबिलिटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मानी है, तो क्यों नहीं वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं? क्यों वो ये नहीं स्वीकार करते कि पिछले 8 साल में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलरली डेटेरियोरेट हुआ? और मैं सभी लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जब UPA की सरकार के दौरान, शीला जी की सरकार के दौरान GDP ग्रोथ आज से डबल थी, तब भी हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं हो रही थी? उसका कारण है कि जो सरकार, जो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और दिल्ली में शीला दीक्षित जी, वो गवर्नेंस के मुद्दों पर सरकार चला रहे थे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सरकार चला रहे थे, वो ड्रामे करने के लिए सरकार नहीं चला रही। पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान करते हुए दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने जुमे को कहा कि पोलिंग 4 दिसंबर को होगी और इंतखाबात के नताज का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। विजय देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कॉरपोरेशन इंतखाबात को मुनसिफाना और शफाफ बनाना उनकी तरजीह है और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन 7 नवंबर से दाखिल किए जाएंगे और कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। नॉमिनेशन 19 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग इतवार यानी 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। काबिल जिक्र के इंतजाम के बाद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 250 वार्डों पर इंतखाबात होंगे। खबरजीन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जुमला 272 वार्ड थे। ताज़ा तरीन हदबंदी में वार्ड्स की तादाद 272 से कम करके 250 कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माही वार्ड्स
की फेरिस्त जारी की थी। इसके तहत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुमला 250 सीटों में से 42 सीटें दर्ज फेरिस्त जातों के लिए मखसूस थी, जबकि 104 सीटों पर खवातीन उम्मीदवार और मर्द उम्मीदवार होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पहाड़ी इलाकों की नक्शाबंदी के काम में तरक्की से मुतालिक खुसूसी चैलेंजेस का सामना है। फिर भी खास तौर पर जब इंसानी तरक्की की बात होती है तो मिजोरम सभी म्यारात पर काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। आज मिजोरम कानून असेंबली से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गांव की सड़कों, शाहराहों और पुलों से न सिर्फ तालीम और हिफ्ज़ान सेहत मकासद को हासिल करने में पूरी मदद मिलेगी, बल्कि खिते में इक़्तिसादी मौके भी पैदा हुए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि मिजोरम कानून असेंबली इस साल मई में अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी, सदर जमहूरिया ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में इस ऐवान में बहस, सेहतमंद मुबाहिसे और आपसी एहतराम का एक नमूना कायम हुआ, जो अवाम की परेशानियों का हल तलाश करने में एक मौसर तरीक़ेकार साबित हो। House have made their best efforts to give expression to people's voices. They have been true representatives of the citizens and have always kept the larger interests of the state while fulfilling their duty as lawmakers. Over the years, this House has evolved a model of debate, healthy discussion and mutual respect as an effective instrument in finding solution to people's problem. I am happy to learn that the Mizoram Assembly has played a pioneer role in going digital by adopting NEVA. My congratulations to you all. In Mizoram, women are an empowered lot in every sphere of life, be it sports, culture and business. I am keen to see their increased representation in public life, particularly among lawmakers like you in the state. This year the whole nation has also been celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, marking 75 years of freedom from colonial. This House have made कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज छुट्टी दी गई थी। आज यात्रा नहीं निकली। अब ये यात्रा हफ्ते को तेलंगाना के जिले मेदक से शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर पर कहा गया कि 4 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हम 5 नवंबर को तेलंगाना के मेदक से ये यात्रा नए सिरे से शुरू करेंगे। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी का ये मार्च 23 अक्टूबर को रियासत में दाखिल हुआ था और 7 नवंबर को रियासत में यात्रा का आखिरी मरहला होगा। वाज़ेह रहे कि 7 सितंबर को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सूबे में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी सियासी पार्टियों के कायदीन की चहलकदमी रियासत में बढ़ गई है। आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर थी। कांगड़ा में एक रैली को खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो वो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर देगी। प्रियंका ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और उसे पूरा किया। इसलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूँ कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती,
इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 आरक्षण। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी आज हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस मुल्क में तरक्की का एक नया दौर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी से अवाम को कोई भी उम्मीद वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। एक समय था जब 6 महीने लेह लद्दाख के लिए सिर्फ रसद ट्रकों में जाया करती। 6 महीने, मई से शुरू होती थी, अक्टूबर नवंबर तक, जब तक बर्फ न गिर जाए उसके बाद बंद हो जाती थी। और 6 महीने के लिए एक तरीके से लेह लद्दाख से रास्ता कट जाता था, एक तरह से हमारा लाहौल स्पीति से रास्ता कट जाता था। अटल जी ने अटल टनल, उस समय नाम अटल नहीं था, उन्होंने टनल का शिलान्यास किया। 2002 में शिलान्यास किया, 2003-4 में अटल जी की सरकार चली गई, डबल इंजन की सरकार समाप्त हो गई। नतीजा क्या निकला? 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर ही टनल सुरंग बनी, सिर्फ 1300 मीटर। अटल जी मुझे मनाली में मिले थे, शायद वो अंतिम बार समय आए थे मनाली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है टनल का। मैंने कहा काम रुक गया है। उन्होंने कहा था कि ये पत्थर जो मैंने लगाया है ये मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी आए, उनको पता चला, वो उस समय उनके साथ शिलान्यास के समय थे, वो हिमाचल के प्रभारी थे। 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल से लेह लद्दाख तक जोड़ दिया। यह है डबल इंजन का फर्क। अभी रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे लाइन कीरतपुर से लेह तक बनेगी। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में उसको अप्रूवल दी। वीरभद्र जी यहां बैठे रहे। 2017 तक उन्होंने जमीन के लिए, कंपनसेशन के लिए जमीन नहीं दी। जब डबल इंजन की सरकार हुई, जयराम ठाकुर आपके नौजवान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने परमिशन दी, कंपनसेशन मिला, जमीन खाली हुई, पटरी का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया, अब लेह तक बनेगी। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको धूमल साहब ने दिया था, हमारी सरकार चली गई। मैं सांसद बना, मैं दिल्ली गया, वहां एक वीरप्पा मोइली होते थे, पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। मैंने उनको कहा कि आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो, आओ शिलान्यास करो। मोइली साहब ने मुझे कहा, आई वॉन्ट टू कम बट योर वीरभद्र डज नॉट अलाउ मी। मैं तो आना चाहता हूं लेकिन वीरभद्र अलाउ नहीं करते हैं, ये है इनका काम। आज ये बेचारे नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मुझे सच्चाई तो सामने रखनी पड़ेगी। और मैंने उस दिन कहा था कि ना वीरभद्र रहेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी होंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लोगों से राय मांगी थी कि आपका सबसे पॉपुलर पसंदीदा कायद कौन है। इस सर्वे की बुनियाद पर केजरीवाल ने वजीर आला के कैंडिडेट के लिए गढ़वी को चुना। गढ़वी गुजराती सहाफ़ी हैं। केजरीवाल ने वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन
और व्हाट्सएप के जरिए से लोगों से तजावीज़ मांगी थी। 16,48,500 लोगों ने अपने पॉपुलर लीडर के बारे में जवाब दिया। 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी को चुना। वहीं 30% लोगों ने गोपाल इटालिया के फेवर में वोटिंग की थी। पंजाब में भी इसी तरह सर्वे के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान के नाम का ऐलान किया गया था। आम आदमी पार्टी ने बीते मंगलवार को आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की अपनी 8वीं लिस्ट जारी की थी। लिस्ट के जारी होने के बाद डिक्लेयर्ड उम्मीदवारों की तादाद 108 हो गई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी वाहिद पार्टी है जो अब तक 100 से जायद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मेरी माता जी यहाँ बैठी है। मैं सामान्य किसान परिवार में से आता हूँ। मेरा छोटा सा गांव है। मैं पढ़ा लिखा, मेरे बापूजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मेरा बापूजी माताजी के भक्त थे। नवरात्रि के 9 दिन वो पूरे माताजी के मंदिर में बैठकर दिया जलाकर 9 दिन सालों से प्रार्थना करते थे। और उनके जाने के बाद जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने कहा था, मैंने तो तब भी तय कर लिया था, मैं रिजाइन रखकर चला गया था, मुझे मेरे पापा की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुझे वापस जाना है, गांव से तुझे वापस अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा कि मैं बापूजी जाऊंगा। मैंने रिजाइन रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं छुट्टी पे हूं। जब उनकी देहांत हुई तब उन्होंने कहा कि तुझे वापस जाना है, मुझे वचन दे। मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, मुद्दों की पत्रकारिता करूंगा। और आज मैं उनको मिस करता हूं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे हर हमेश है। मां मुगल मां, कामई मां, सोनल मां और द्वारकाधीश का आशीर्वाद मेरे पे। मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं साधारण सा लड़का हूं। मैंने कहा कि पत्रकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार कर रहे, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अरविंद जी में ये लगी कि उन्होंने जो राजनीति करने के नहीं बदलने के आए हैं। मैं ईश्वर से हर हमें से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना आवश्यक है मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के झिल्लर थाना इलाके में आज अली सुबह एक बस और कार के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 जोड़ों के अलावा मां और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट समाला प्रसाद ने बताया कि यह हादसा जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर बैतूल पुरतवाड़ा रोड पर झल्लर के करीब पेश आया। कार में सवार मजदूर जो 20 दिनों के लिए महाराष्ट्र के कोलंबा गए थे, कल रात के करीब अपने गांव के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में सुबह के वक्त कार और बस के दरमियान जबरदस्त टक्कर होने से कार के परखचे उड़ गए। वहीं बस के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। केरल के खातून आईएएस ऑफिसर के प्रोग्राम में बच्चे को गोद में लेकर स्पीच देने पर तनाजा छिड़ गया है। दरअसल 30 अक्टूबर को अडूर में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। इसके इख्तितामी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिव्या एस अय्यर को स्पीच देनी थी, लेकिन दिव्या डायस पर स्पीच देने के लिए अपने 3 साल के बेटे को भी साथ ले आई और उसे गोद में बिठाकर स्पीच देने लगी। इस पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। प्रोग्राम का वीडियो रियासत के डिप्टी स्पीकर चिट्टम गोप कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में डायस पर बैठी आईएएस के पास पहले से ही उनका बेटा साथ में दिख रहा है। जैसे ही उन्हें डायस पर बुलाया गया, बच्चा भी उनके साथ चला गया। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, बच्चा उनकी गोद में आने की जिद करने लगा और वो उस गोद में उसे गोद में लेकर वो स्पीच देने लगी। इसके बाद से ही उस खातून आईएएस ऑफिसर तनाजे में गिर गई। हालांकि उनके ट्रॉल होने के बाद गोप कुमार ने वीडियो डिलीट कर दिया। लोगों ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या एक खातून आईएएस ओहदेदार के लिए अपने बच्चे को एक सरकारी तकरीब में लाना और गोद में लेकर
इस इजलास को खिताब करना मुनासिब है। केरल के कन्नूर में कार से टिककर खड़े 6 साल के एक बच्चे को ड्राइवर ने लात मार दी। बच्चे को पीठ पर चोट आई। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम ड्राइवर को जुमे की सुबह गिरफ्तार कर लिया। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सड़क किनारे एक सफेद कार खड़ी है, एक बच्चा आता है और उसका सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। तभी ड्राइवर गुस्से में कार से बाहर निकलता है और लड़के से कुछ कहता है, फिर देखते ही देखते उसे लात मार देता है। बच्चा पहले खुद को संभालता है, फिर वहां से चला जाता है। कुछ मकामी लोग कार के आसपास इकट्ठा होते हैं और ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। ये वाकया जुमेरात की सुबह करीब 8:30 बजे का है और जैसे ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। जब से एलन मस्क ने ट्विटर संभाला, यह कयास किया जा रहा था कि जल्द ही कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। अब यह कयास दुरुस्त साबित हो रहे हैं। कंपनी ने अपने तमाम मुलाजिमीन को ईमेल भेजा है जिसमें तहरीर है कि उनकी मुलाजिमत रहेगी या नहीं, उन्हें मेल के जरिए आगाह किया जाएगा। इसके साथ मुलाजिमीन को जुमे को दफ्तर आने से मना किया गया था। ट्विटर ने अपने ईमेल के जरिए मुलाजिमीन से कहा, अगर आप दफ्तर में हैं या दफ्तर के रास्ते में हैं तो घर वापस चले जाएं। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को एलन मस्क ने ट्विटर के साथ माहिदा मुकम्मल होते ही सोशल मीडिया कंपनी को संभाल लिया था। इसके बाद सबसे पहले इदारे के आला ओहदों पर बैठे अफसरान को फारिग कर दिया। इसमें कंपनी के साबिक सीईओ सहगल, सीएफओ पराग अग्रवाल और विजय गुडे का नाम शामिल है, जो कंपनी की कानूनी पॉलिसी, ट्रस्ट और सेफ्टी डिपार्टमेंट के सरबराह थे। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन के माहिदे पर दस्तखत किए थे। अब वो अपनी रकम की वसूली के लिए कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी कर रहे हैं ताकि कंपनी को मुनाफा बख्श बनाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 75% मुलाजिमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में जुमेरात को पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के दीगर कायदीन के जख्मी होने के बाद मुल्क भर के कई शहरों में एहतजाज जारी है। अब खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान पानी, राशन और मेडिकल जैसी खिदमत जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की कोई तारीख तय नहीं की गई कि वो कब खत्म होगा। इस्लामाबाद में लॉकडाउन अगले अहकामात तक वहां जारी रहेगा। यह हुक्म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जारी किया था। इमरान खान ने अस्पताल से एक बयान जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन पर हमला शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल के कहने पर किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूमात मिल रही हैं और वो इस बुनियाद पर यह कह रहे हैं। इमरान खान का बयान पीटीआई के असद उमर और मियां असलम इकबाल ने मीडिया को जारी किया। इन्होंने, और इसके ऊपर आप बयान लगाऊंगे जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी? इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान को। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के जमाने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है। आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो ये पहले स्पेन से आए एक गिद्ध को उसके खानदान से मिलवाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। सीरियस प्रजाति यानी उस ब्रीड का ये गिद्ध कन्याकुमारी में आए साइक्लोन की वजह से 5.5 साल पहले अपने खानदान से बिछड़ गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने प्लान बनाकर इसे पहले कन्याकुमारी से चेन्नई, फिर वहां से जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में पहुंचाया। जुमेरात की दोपहर 2 बजे गिद्ध को जोधपुर लाया गया। करीब 12 घंटे के सफर में इसे भूखा रखा गया था। पहले इस गिद्ध को कन्याकुमारी से जोधपुर, जो कि करीब 2600 किलोमीटर है, शिफ्ट करने के लिए सड़क के रास्ते की प्लानिंग बनाई गई थी, लेकिन 1 महीना पहले हुए ट्रायल में उसके लिए खतरा महसूस किया गया था। ऐसे में एयरलिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। जोधपुर में भी इसे इनकी स्पीशीज के बीच में छोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। 2017 में स्पेन से आया सीरियस स्पीशीज के गिद्धों का झुंड कन्याकुमारी पहुंचा, तो साइक्लोन की वजह से ये गिद्ध उड़ नहीं पाया।
इसके बाद इसे उदयगिरी पार्क में रखा गया था। इस बीच रिसर्च किया गया कि मुल्क में इसके मुताबिक कौन सी जगह, इसके लिए कौन सी मुनासिब जगह है, और जब पता चला कि जगह जोधपुर है तो उसे यहाँ एयरलिफ्ट करके लाया गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।